अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, मालूम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हाँ अस्सलाम। सर। कैसे सर आप? आप लोगों की दुआ चाहिए। आप लोग कैसे सर हैं? कैसे मिजाज है? मेरा कल आप ग्रुप पे चुप थे, मजा ही नहीं आ रहा था हाँ, जोक मुझे मारने से सर। अरे भगा दिया इन लोगों ने कल। आज सर आपको कौन भगाएगा, आपको क्यों भगाएंगे सर? सर हम तो ढूंढ रहे थे कि आपका जवाब क्यों नहीं आ रहा है, आपको इतना सर मिस वही कर रहे हम थे लोग फिर। वेट कर रहे, हम लोग सर साकिब का रिप्लाई नहीं आ रहा, इतनी बातें कर रहे हैं बच्चे, हमने बोला सर साकिब अब आएंगे अब आएंगे, सर साकिब गायब हो गए थे सर। रमशा ने कहा कि सर साकिब जो है ना तंज बहुत करते हैं, इसलिए इनको कटाओ यहाँ से। सर रमशा तो खुद चुप रहती है ग्रुप पे, वो क्या बोलेंगी। तो बस वो हुआ, आप लोगों ने कल एंजॉय किया बहुत, इसका मतलब। नहीं सर, आप थे ही नहीं, मजा ही नहीं आया। अब्बास इनको यही नहीं पता। अब्बास तो जी सर, काफी उदासी हो गई थी। हम्म, आज यार हमने ये डिसाइड किया था कल, मैंने ये सोचा था कि आज जो है ना काम कंप्लीट करा दूंगा, हमारा आज कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए पढ़ाई का ना, तैयारी का। पेपर वैसे तुम लोगों का 4 तारीख को है। जी सर 4 को है। उससे पहले क्या पेपर लगे हुए? जी सर 3rd को भी है, उससे पहले 1st को है, फिर 31st को है, यानी 31st, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और फिर 4th जी। 4 पेपर हैं। नहीं सर, मतलब 28 से स्टार्ट है, 28, 30, 31st, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा अच्छा, तो मतलब बैक टू और बैक, फिर 6। जी सर बोले। बैक टू बैक लगे हुए पेपर, इसका मतलब है। जी सर बस जी सर। यही हाल। और मतलब अभी तक कोई कहीं से स्टडी लीव मिल नहीं रही कि हम लोग बैठ के फाइनल्स के लिए पढ़ें। बस आज मैं अभी करा तक बस प्रैक्टिस ऐसा है। मटेरियल नहीं इतने। हाँ, सर सिर्फ आपने प्रैक्टिस मटेरियल दिया था, बाकी तो ज्यादा है नहीं। बस मैं आज फाइनल करा रहा हूँ ना। प्रैक्टिस मेरा तो सारा प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड हुआ हुआ है ना, वो सारे जी जी लेक्चर्स, सर, वही कह रहे जी हैं कि सर। आप ही का है और किसी आ, का नहीं है। सारे लेक्चर्स, हैंडआउट्स वगैरह ये सब हुए हैं यार। मैंने तो मतलब बड़ा एंजॉय किया इस क्लास को, और पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आया। दूसरा ये कि वो जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया ना ऑनलाइन क्लासेस का, तो एक तरीका तो यह है कि हमारे यहाँ ना हर आदमी ये कह रहा है यार ऑनलाइन कोई क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है। मैं ये कहता हूँ कि यार जब एक चीज़ आ जाती है इंसान के ऊपर, कोई मुश्किल आ जाती है, तो फिर उसका सोल्यूशन उसी में से निकाला जाता है। ये नहीं कि उससे मुंह चुरा लिया जाए कि यार ऑनलाइन क्लासेस कौन ले सकता है। कि भाई ठीक है, हम लेंगे ऑनलाइन क्लासेस, और जो हमसे बेस्ट से बेस्ट डिलीवर हो सकेगा वो करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे तो नहीं लगा कहीं पर भी कि कोई लैक है या कोई प्रॉब्लम है। अच्छे तरीके से कोशिश की कि कंप्लीट हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया है कंप्लीट। तो आप लोगों का भी एक्सपीरियंस सही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल होगी हो इसके अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। खासतौर पर अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसको यूज़ करते हुए। बल्कि मैं तो ये चाह रहा था कि आप लोगों को जो है ना एक मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक सॉफ्टवेयर है सोक्रेटिव, उसके ऊपर मैं सोच रहा था कि पेपर कंडक्ट करूं, लेकिन फिर वो मैंने एलएमएस में ऑप्शन देखे, तो एलएमएस के ऑप्शन से मतलब आई एम कंफर्टेबल, तो फिर मैंने कहा कि एलएमएस भी देंगे। अच्छा हाँ, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, दोबारा मैंने पूछा नहीं उस वक्त कि मॉक एग्ज़ाम की एक्टिविटी सही रही? आप लोगों ने सही तरीके से डाउनलोड करके और स्नैप्स वगैरह बना के भेजने में आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई? जी सर। जी नहीं सर, ठीक सर। रही। सर ठीक रही ना? फाइनल भी ऐसे ही होगा ना? हाँ, फाइनल बिल्कुल ऐसे ही होगा। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा लगा आप लोगों को? सर कुछ सवाल लेवल काफी बिल्कुल सही था मुश्किल सर, यही रखिएगा। फंसाने वाले थे। थोड़ा बहुत तो फंसाऊंगा ना, सीधा सीधा दे दूंगा बिल्कुल, तो फिर वो बात कैसे बनेगी सर पेपर में? फाइनल भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, मतलब ऐसे ही कि मतलब थोड़े टेढ़े होंगे जैसा भी मॉक में थे। नहीं, बस डिफ़िकल्टी लेवल तकरीबन इसके आगे पीछे ही होगा, कम ही होगा बल्कि इससे। कम बस ही सर, होगा। शुक्रिया आपका। डिफ़िकल्टी लेवल इससे कम ही होगा। तो ये है। अच्छा ये बताओ, जितने भी लोग बैठे यार, ये कुछ थोड़े बहुत हमारे दूसरे स्टूडेंट थे, उनको भी मैंने आज बुलाया था। वहाँ का कोई बैठा? बिलाल बिलाल की आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं हूँ आप कौन है? मोहम्मद अब्बास? अब्दुल्ला।
अब्दुल्ला। अच्छा, वहाँ पे मैंने अनाउंस तो कर दिया था ना, क्या सर? मैंने अनाउंस किया था ना उन लोगों को कि जो है वो आज आप लोग यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। कल जो कल वाली क्लास नहीं हो सकती, नहीं आज तो ट्यूसडे वाली स्लॉट के होंगे ना। सर आज हमारी ही क्लास है। वेडनेसडे है सर। आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे वाले दिन तो तुम लोगों की क्लास ऑफिशियल होती है, तुम लोगों की तो हो रही है ना। जी सर। जी सर। तो बाकी वो मेरे ट्यूसडे वाले स्टूडेंट भी तो होंगे ना थोड़े बहुत। यस यार सर, जी हम सर। तो मेरे सर जी हम सर, है ना हम भी ट्यूसडे वाले हैं। स्टूडेंट। हाँ ये सर आ ट्यूसडे आप वाले है ना हैं। सर? ये आ गया ना, दौलतमंद नाम है ना, दौलतमंद नाम है नहीं, दौलत कुमार। यस दौलत सर। कुमार सर। अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद दौलत सर दौलत आप हो जैसे सकता टीचर है हैं और सर क्या चाहिए दौलतमंद, सर। लेकिन नाम दौलत कुमार। अच्छा अच्छा, तो चले फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज मेरे ख्याल में कुछ चिट चैट हो गई आप लोगों से, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइनल करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट टाइम जो मैं टॉपिक करा रहा था, स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, परसेंटेजेस ऑफ एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। परसेंटेजेस ऑफ द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आप सब लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मेरे हैंडआउट्स में से भी प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैंने नील वेस की बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उनको भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेना। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये जो परसेंटेज है ना, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये मालूम करना है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं यार, मैं इतने दिन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? तो तुम ये कहोगे कि सर, सपोज करते हैं एक सिनेरियो, सपोज करते हैं, ये कहते हैं कि भाई एक मैच है, उस मैच में 3, 5, 11, 15, 2, 5, 8 इस तरह से कुछ स्कोर्स किए हैं किसी ने ना। तो अब इसमें तुम देखोगे, तुम कहोगे सर इसमें 2 मिनिमम है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 15 है। तो तुम कहोगे सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिनिमम से भी हो रही है और मैक्सिमम से भी हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूंगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी प्लॉट इसका कुछ इस तरह का आएगा। अच्छा, जब मैं इस तरह का फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूंगा, तो तुम कहोगे कि सर ये जो फ्रीक्वेंसी प्लॉट आ गया ना, अगर मैं इसके ऊपर एक कर्व स्केच करूँ, ये मैंने बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था, जब जब मैं कर्व स्केचिंग पढ़ा रहा था, तुम कहोगे सर इसके ऊपर अगर कर्व स्केच करूंगा तो इस तरह का कर्व आएगा। अच्छा, इस तरह का कर्व का मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यूज भी हैं और इसमें मिनिमम वैल्यूज भी हैं और इसमें एवरेज वैल्यूज भी हैं। तो उस सूरत में तुम ये कहोगे कि सर ये जो कर्व है ना, ये असल में स्टैंडर्ड नहीं, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें फिर ये मालूम करना होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी, देखो समझना, अब यहाँ से प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन निकलेगी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट के 3 से लेके 8 तक कितने स्कोर्स लाई कर रहे हैं, स्कोर लाई करेंगे। तो तुम कहोगे प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 3 बिटवीन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि ये है फ्रीक्वेंसी वैल्यूज या रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, ठीक है। और हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट बनाते हैं, तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्लॉट में या तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं या नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो सारा नेगेटिव होगा, राइट हैंड साइड पर होगा तो सारा पॉजिटिव होगा।
तो अब आप ये कहेंगे कि सर नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये तो हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो फिर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि एक टेक्निक होती है जेड स्कोर, जो डेटा को नॉर्मलाइज करती है। जेड स्कोर टेक्निक नॉर्मलाइज द डेटा। क्या करती है? डेटा को नॉर्मलाइज करने का काम करती है। जेड स्कोर टेक्निक नॉर्मलाइज द डेटा। जब वो नॉर्मलाइज करती है डेटा को, तो यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू और द नेगेटिव वैल्यू, तो उसको हम जेड स्कोर कहते हैं। जब ये जेड स्कोर हमने कैलकुलेट कर लिए, तो हम इसको जब हमने ये जेड स्कोर कैलकुलेट कर लिए, तो उस जेड स्कोर को हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो उसके नतीजे में इस तरह का स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आ जाएगा। इस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास, सपोज करो मैं कहता हूँ मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये वाला रीजन बाउंड हो रहा होगा, ये अंदर का रीजन बाउंड हो रहा होगा, ठीक है। और इस रीजन की जो बाउंडेड वैल्यू होगी, तो आप ये कहेंगे कि डेटा का 68%, 68.27% जो है ना, वो इस रीजन के अंदर आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर फर्ज करो इस पॉइंट की बात करें 2 की, ये 1 था, ये 1 था, अब मैं 2 की बात करूं, तो आप कहेंगे 2 के अंदर सर जो डेटा आ रहा होगा, वो तकरीबन 95.45 वैल्यूज, इसके 47 वैल्यूज इतने परसेंट इसमें लाई कर रही होंगी। और अगर मैं थ्रू आउट द पूरा कर्व ले लूँ, तो पूरे कर्व के अंदर ज़ाहिर है सारी की सारी वैल्यूज लाई कर जाएंगी। तो आप कहेंगे कि सर 95 पॉइंट समथिंग जो वैल्यूज होंगी 73% वैल्यूज इसमें, 99 सॉरी 95 नहीं। तो अब एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन कहेगा सर 99.73 तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन जो कुछ परसेंट रह गई है, कुछ परसेंट जो रह गई है 87.87%, ये क्या है? तो मैं कहूँगा 0.87%, एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड रुकिएगा। सदाकत, ये वाले जो कप्स रखे हैं और गिलास वगैरह, ये भी धो देना यार, धो के जाना देना। और बात सुनो, ये जो रखा हुआ है ना, ये जो रखा, नहीं नहीं, ये जो ऊपर से उतारा है यहाँ से, इसको यार बाहर रख दो, पता नहीं क्यों मकसूद यहाँ रख के चला गया था, ठीक है। अच्छा बात, तो 0.87% क्या चीज़ है? तो मैं आपको ये कहूँगा 0.87% बेसिकली आउटलायर्स हैं, यानी ये डेटा से बाहर है, ठीक, आउटलायर्स के तौर पे कंसीडर होंगे। अब जब ये बात हमारी समझ में आ गई, तो हम ये कहते हैं कि चलो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। मैंने तुम लोगों के साथ एक टेबल शेयर कराया था, जेड टेबल, याद है? जी सर। वो जेड टेबल में से वैल्यूज देखना, आज मैं बता देता हूँ कैसे देखनी है। बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, एक एक पॉइंट चाहिए होता है खाली हमें, वो अभी हम बता देते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, पहले एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमारे ट्यूसडे वाले वेडनेसडे वाले दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी कराए थे, ट्यूसडे वालों को भी कराए थे, वेडनेसडे वालों को भी, तो ये क्वेश्चन अब मैं रखूँगा आपके सामने, तो आप मुझे बताएंगे। मैंने उस दिन स्नैप शेयर कराई थी ना आप लोगों से, याद होगा आप लोगों को? सर कौन सी स्नैप्स? क्वेश्चंस की स्नैप के, ये क्वेश्चन नोट कर लो, व्हाट्सएप पे शेयर कराई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अगर हो गया होगा पहले तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सफ़ा बैठी है यहाँ पे, आज नहीं आई है। अच्छा जनाब, एक क्वेश्चन देखते हैं कि given that a normal distribution given a normal distribution with mu यानी कि mean is equal to 12 and standard deviation is equal to 2, find number 1 find number 1 the area below 13.5, the area
बिलो 13.5। फिर ये कहते हैं नंबर 2। सही आपने करवा दिया है। ट्यूसडे वालों को कराया है या वेंसडे वालों को कराया है? ट्यूसडे वालों को करा दिया था। वेंसडे वालों को करवाया है। हाँ एक नहीं, हमें नहीं कराया सर। हमें नहीं कराया सर। हाँ तो इसलिए मैं अटेम्प्ट करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन रिपीट होगा, बाकी मैं खुद करा दूँ। बाकी दोनों को नहीं कराएंगे बेटा। ये जो वेंसडे वाला है, ये एक क्वेश्चन रिपीट हो जाने दे, थोड़ा सा देखने। अगर नहीं देख रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन लोगों को नहीं कराया था इसलिए ये करा दूँ। द एरिया बिलो 13.5। दूसरा है द एरिया above 13 above 10, and the last is the area between 6 and 18. The area between 6 and 18। देखो इसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो फर्स्ट करो मैं ये कहता हूँ ये 10 है, लेट सपोज, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट सपोज, नहीं ये नहीं, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। फर्स्ट करो ये 10 है, ठीक है, ये 13 है। तो अगर मैं ये कहता हूँ 13 से ज़्यादा वाला एरिया, तो 13 से ज़्यादा वाला एरिया यहाँ कहीं आएगा। अगर मैं कहता हूँ एरिया सॉरी बिलो 13.5, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ 10 से अबव वाला, तो 10 से अबव वाले में ये वाला एरिया आ जाएगा पूरा। और फिर मैं कहता हूँ 6 एंड 18, तो 6 और 18 के दरमियान ये जो पूरा एरिया होगा ये मालूम करना होगा। तो अब बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो पहला काम आपने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है व्हेन x इज लेस देन 13.5, ठीक है। अगर x लेस देन 13.5 है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये जो है ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन, मैं कैलकुलेट करूँगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, z स्कोर, x को ट्रांसफॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ z। तो x को जब इन टर्म्स ऑफ z ट्रांसफॉर्म करूँगा, मैं ये कहूँगा z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने कहा z x माइनस म्यू, x क्या है 13.5 माइनस म्यू, म्यू क्या है आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ 12 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 2। तो अगर मैंने जब ये कैलकुलेट किया तो ये जो x था ये ट्रांसफॉर्म हो गया z के अंदर। तो z इज 13 सॉरी 13.5 नहीं होगा सर 0.75 आ रहा है। हाँ ये आ गया 0.75, 0.75। तो अब 0.75 की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं ये कहूँगा, मैं इसको प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से देखूंगा। तो अब आप Z टेबल पे जाएंगे। अब Z टेबल क्या है ये देखिए, मैं शेयर करा चुका था पहले। सर वो Z टेबल से देखेंगे ना 0.75 की वैल्यू। वही देखेंगे बिलाल, वही देखेंगे। मैं Z टेबल निकाल रहा हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ सर। मुझे सिखाना भी है भाई, लोगों को दिखाना भी है। यार वो Z टेबल कहाँ गया, मैंने शेयर तो कराया था Z टेबल। यार बिलाल, जी बोले सर। वो Z टेबल वापस शेयर कराओ ग्रुप के ऊपर। जी सर एक सेकंड। सर मैंने वो मैसेज वो कर दिया वापस, तो आप देख लें उसको। हाँ सही है, मिल गया मिल गया। ये आ गया Z टेबल, ठीक है। एक मिनट शेयर करा रहा हूँ मैं आपको। ये आ गया Z टेबल, ठीक है। अच्छा अब इस सर 0.7734 आ रही है। हाँ वही उसी तरफ आ रहा हूँ मैं।
एक मिनट यार, ये कैसे, ये आ गया जेड टेबल, शेयर हुआ है ना। अच्छा अब देखो इसको जेड टेबल की वैल्यू कैसे देखते हो, 0.75, और से देखना 0.75 अगर तुम्हें चाहिए तो तुमने कहा यार 0.75, गौर से देखना, ये 0.7 पे जाओगे यहाँ से, और यहाँ से मूव होते हुए ये जाओगे तुम इस जगह ऊपर से, यानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये 0.05 देखोगे और यहाँ से 0.7 देखोगे, तो ये वैल्यू आएगी, गौर से देखना जेड टेबल से 0.7734, 0.7734। क्लियर हो गई ये बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर, क्लियर हो गई है। 0.7 यहाँ से देखा तुमने, और 0.75 था ना, तो ये यहाँ से 0.5 वाली वैल्यू देख ली, दैट इज 0.7734। तो ये सर ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं हम? ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और जेड स्कोर टेबल कैलकुलेट करने का एक लिंक मैंने शेयर किया था तुमसे, याद हो अगर जी तुम्हें, सर। उससे भी ग्रुप पे है। उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। तुम तो ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो तुम अपने पास वो जी। खोल लेना, वो खोल के जो है वो तुम शेयर कर लेना। वरना याद कर लेना तुम, तुम्हारे लिए क्या मसला है। हाँ, ठीक है। जेड टेबल की बट- वैल्यू जो है बिलाल यही याद करेगा, और बाकी कुछ काम तो करना नहीं है। तो सर फारी ठीक है। अच्छा हाँ, वो फार्मूला शीट दो चार बच्चों ने मुझसे और भी कहा था, मैंने ही कहा था कि देखो मैं फार्मूला शीट बना के अगर दे देता हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, मैं भी नेट से कोई फार्मूला शीट डाउनलोड करूँगा, दे दूंगा तुम लोगों को, लेकिन उसमें पता नहीं कितने फार्मूलाज होंगे और तुम्हें ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा। तो बेहतर यह है कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो उसमें जो जो फार्मूलाज होंगे उनको अपने पास या तो नोट डाउन कर लो, या उनका पीडीएफ बना लो, या जो भी है ना, वो फार्मूला शीट अपने सामने प्रिंट लेके रख लेना, ताकि सॉल्व करने में मुश्किल ना हो तुम लोगों को। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है। अच्छा, ये जेड टेबल से हमने वैल्यू देख ली। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं, जेड टेबल से वैल्यू देखनी आ गई ना? जी सर। जी सर, जी सर आ जी गया। सर। बेहतरीन हो गया। 0.7734, दैट इज 0.7734। अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूँ अच्छा सर, ग्राफ से। वो हाँ असाइनमेंट में ना मैंने किया ये था कि मुझे पता नहीं था आपने ये शेयर किया हुआ है, तो मैंने वो ए लेवल का ना वो जो होता है ना फॉर्मूला शीट, हाँ उससे हाँ जाके मैंने जेड वैल्यूज ली थी, तो वो 3 डेसिमल प्लेस पे दिया हुआ था उसने, हाँ, तो वो काफी मतलब डिफरेंट होगी। वो 3 डेसिमल प्लेसेस से वैल्यू तो तकरीबन इसी के अराउंड आएगी ना। हाँ एक मतलब वो, लेकिन वो होता है कि सेकंड या थर्ड डेसिमल प्लेस में डिफरेंट थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं कोई आपको कोई बता फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं रहा पड़ता हूँ। इससे। वो डेसिमल प्लेसेस का सिर्फ क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। हम अगर दो तक देख रहे हैं, तुमने 3 तक देख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और देखो एक प्रिंसिपल बात समझ लो बेटा, स्टैट्स की जो कैलकुलेशन होती है ना, इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे ने स्टेप्स ठीक किए हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है लिखते हुए तो हमसे भी गलती हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक है ना ये तो, इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसमें कभी ये मत समझना कि अगर मैंने चेक किया आंसर गलत आ गया तो पूरे नंबर कट गए, ऐसा नहीं होता। उसमें तो मैं स्टेप्स चेक करता हुआ आऊँगा कि इसने रैंडम वेरिएबल से जेड वैल्यू कैलकुलेट की है, जेड वैल्यू कैलकुलेट करने में इसने फार्मूला ठीक लगाया है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप में इसने प्रोबेबिलिटी जेड टेबल से मालूम किया, अगर कहीं कोई माइन्यूट सी मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आ गया तो इट डजेंट मैटर, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, वो मार्क्स पूरे मिल जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब दूसरा पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 10, x इज सॉरी मैं जो चीज़ बता रहा था पहले वो तो समझ ली। आपने क्या किया, अब मुझे इसको ना विजुअलाइज करना है, तो विजुअलाइज करने के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, ये आगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। हाँ, और स्टैंडर्ड यहाँ 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 रख दो, यहाँ रख दो, और जाके नीचे से सादिक को भेज दो, उसको बोलना कि सफाई कर दे यहाँ, और तुम मुझे बोला, ठीक। तो ये जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई ना मैंने, तो उसने आपसे क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 13.5, x इज लेस देन 13.5, तो लेस देन 13.5 में लेट सपोज आपने कहा सर हमने ये रखा था 13.5, तो लेस देन 13.5 में असल में क्या होगा, ये पूरा रीजन बाउंड हो रहा होगा, ये पूरा रीजन बाउंड हो रहा होगा, ठीक है। और इस पूरे रीजन को आपने ये कहा कि म्यू जो है वो मीन जो है वो हमने 12 रखा था, और ये 13.5, तो इससे पहले का ये जितना रीजन बाउंड हो रहा है, ये रीजन असल में बाउंडेड रीजन हमारे इस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, अभी हमने बताई 0.7734,
ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है हमारा मकसद इस वक्त जेड टेबल से कैलकुलेट करना है, ना कि इससे कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सर सेकंड तो ये हमें बनाने के लिए आएगा, मतलब ये जो है एरिया, मतलब डायग्राम बनाएंगे या सिर्फ हाँ नहीं प्रोबेबिलिटी लिख देंगे? बनाएंगे। मैं इसीलिए तो अच्छा सही। हर पार्ट में बनवा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी दूसरा क्या था, x इज ग्रेटर देन 10। जल्दी से इसको चेंज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन मीन कितना था 12 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन आई थिंक 2 थी, ठीक है। तो ये जब मैंने कैलकुलेट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माना जाएगा। नहीं अभी रुक जाओ, इसको 10 माइनस 12, हाँ सही है। वन प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, ये अगर मैंने लिया तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 10 इज सर आपका इक्वल, x माइनस म्यू नहीं होता? वही तो किया मैंने। सर -1 होगा। -1 होगा सर, 10 क्योंकि माइनस आपने 12 होगा, 10 जी सर, 10 माइनस 12 तो -1 आ जाएगा, माइनस ठीक है। तो अब मैं इसको ये कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और क्योंकि कंप्लीट तो 1 के प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -1, ये कंडीशन होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन लेस देन -1, अब ये हमें चेक करना है। तो ये जब हम चेक करेंगे z टेबल से तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.1587, तो 1 माइनस 0.1587 ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो ये पता चली हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू बनी हमारे पास 0.8413, ठीक है। ये मैंने z टेबल से देखी थी, ठीक है, 8413 ये z टेबल से देखी थी, 1 में से जब इसको माइनस किया तो ये आ गई। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि x इज ग्रेटर देन 10 होगा वो है 0, हाई प्रोबेबिलिटी है इस बात की बहुत। अब मैं क्या करूँगा, इसको ग्राफ पे अगर प्लॉट करना चाहूँगा तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये इस तरह से मैंने बनाया, ठीक है। और ये बनाने के बाद फिर मैं कहूँगा ये चीज़ क्या है, आपके पास 10 है और म्यू कितना था आपके पास 12 था, तो ग्रेटर देन 10 का मतलब ये पूरा रीजन बाउंडेड है, ये पूरा रीजन बाउंडेड है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.8413, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट एक और पार्ट की तरफ, वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 18। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z का मतलब 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, z इज ग्रेटर देन एंड z इज लेस देन 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन, ये वैल्यू बनेगी आपके पास -3 और 3 के बीच में। -3 अभी देख लेते हैं ना कि 6 माइनस 12 -6 का मतलब -3 एंड z इज ग्रेटर देन -3 एंड z इज लेस देन 6/2 3 दैट इज 3। तो जब ये कंडीशन बन रही है हमारे पास तो देखो इसमें मैं करूँगा क्या, गौर से समझना। ग्रेटर देन 6 और लेस देन 18, इसको पहले मैं ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ। ये मैंने बनाया, ये ग्राफ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ ये 6 है और ये 18 है, समझना मेरी बात। ग्रेटर देन 6 और लेस देन 18 ये पूरा रीजन होगा बीच का, यहाँ तक का ये पूरा रीजन होगा। अब इस पूरे रीजन के अंदर गौर से देखना मैं क्या करूँगा, इस पूरे रीजन में अगर मैं इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दूं, इस वाले को माइनस कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इस वाले को माइनस कर दूंगा तो ये बीच का बाउंडेड रीजन आ जाएगा, ग्रेटर देन 6 और लेस देन 18। तो 18 वाले में से अगर 6 वाले को माइनस कर दूंगा तो ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा मेरे पास। तो मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन, यानी ये जो 3 है,
ठीक है, z is greater than 3 and less than probability of z is greater than 3 minus probability of z is सर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 3 होगा z ना? लेस देन 3 यानी इस तरह लिख लो, सॉरी स्टेप काट देता हूँ, इसमें देखो इस तरह लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -3। ठीक है, जब ये काम करोगे तो इसमें तुम्हारे पास इसकी अगर तुम z स्कोर z टेबल से देखोगे वैल्यू 3.0 की और -3.0 की, तो ये वैल्यू तुम्हें पता चलेगी आ रही है 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू z टेबल से 9987 माइनस ऑफ 0.003 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। और तुम देख रहे हो कि पूरा का पूरा रीजन ऑलमोस्ट बाउंड हो गया है, 0.9974, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ये प्रोसीजर था पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं चाहूँगा कि 2 क्वेश्चन मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं खुद बताऊँ। हाँ बोलो। वो हमने जब आउटलायर्स किया था तो हमने बोला था कि किसी की स्टैंडर्ड डिविएशन मोर देन 3 होगी हाँ, तो तो उसमें फिर हम उसकी उसको प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट, हाँ, हाँ तो बहुत कम हो यहाँ पे जाएगी, भी, उसकी तो प्रोबेबिलिटी इसी, बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है ना, क्योंकि उसकी 3 ऑलमोस्ट अप्रोच किया हुआ है इसने z वैल्यू को। ये तो z वैल्यू को अप्रोच किया है ना, वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 और -3 होती थी, यहाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 और -3 नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 2 है ना। अच्छा हाँ सॉरी वो सर। ये तो z वैल्यू आई है ना, z वैल्यू तो जी पॉजिटिव जी सर, नेगेटिव आ सकती है, वो हाई भी आ सकती है। हाँ बोलो। सही है सर, समझ गया। अच्छा जनाब, एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों से व्हाट्सएप पे, दोनों ग्रुप्स देखिएगा, एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं, वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लिखवाने में टाइम लग जाएगा इसलिए शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। देखो आ गया होगा तुम लोगों के पास। ठीक है, द बर्निंग टाइम ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रॉकेट इज अ रैंडम वेरिएबल। बर्निंग टाइम है किसी एक्सपेरिमेंटल रॉकेट का, वो बेसिकली रैंडम वेरिएबल है, हैविंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 4.76 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.04। What is the probability that the kind of rocket will burn less than 4.66, more than 4.80, anywhere from 4.7 to 4.82? ये प्लॉट करो और इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करो और प्लॉट करके मुझे बताओ व्हाट इज द राइट आंसर, जेड टेबल से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ रही है 0.0062। ये वेरीफाई कर लो आंसर ये आ रहा है या नहीं। जी सर आ गया फर्स्ट का।
ठीक है, 0062। सेकंड पार्ट का देखते हैं। बाकी बच्चों ने भी कर लिया होगा जो ऑलमोस्ट फिनिशिंग एंड पर होंगे। सर ये क्वेश्चन करवा दिया था आपने लास्ट क्लास में। तो वेडनेसडे वाली क्लास से? जी सर। अच्छा, ये भी करा दिया था? सर आपने आज परसेंटेजेस और बस परसेंटेजेस करवाना था आपने। परसेंटेजेस मैंने बता तो दिया थ्योरेटिकली, अब मैं बस एक क्वेश्चन में उसको देख लेता हूँ। जी ठीक है, ये मैं फिर एक और शेयर करा रहा हूँ। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन था। आइए अब हम आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं जो मुझे करवाना है। अच्छा जनाब, ट्यूसडे वाली स्लॉट के अंदर जिन बच्चों ने देख लिया है ये क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किया बर्निंग टाइम वाला, तो वो आई होप कि आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, इंशाल्लाह आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ नॉर्मल, ये आपके पास जो अभी स्नैप आई है ना, जरा इसको देख लें। गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज इक्वल टू 100 देते हैं और कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसकी 5 है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है उस लिहाज से देखा जाए। नहीं, मीन के लिहाज से देखें तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मीन भी तो 100 है ना उसका। ठीक है, फाइंड द एरिया बिलो 107, फाइंड द एरिया बिलो 107। तो फाइंड द एरिया बिलो 107, द एरिया अबव 89.5। ये तो बहुत सिंपल सा है ना, एरिया बिलो 17, probability of z is below than या x is below than 107, that is equal to probability of इसको आप कहेंगे z is less than, आपने कैलकुलेट किया that is 107 minus of 100 divided by the 5, that is ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। probability of z is less than 1.40, ये आपने z टेबल से देखी, तो z टेबल से देखने का मतलब 0.91 हाई प्रोबेबिलिटी आ रही है, 9192। ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि लेस देन 107 वैल्यूज। ठीक है, इतना रीजन बाउंड हो रहा होगा। ज़ाहिर अगर हम इसका एरिया बनाएंगे अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के थ्रू, तो इस तरह से बनाएंगे कि सपोज कीजिए ये 107 है, ये आपके पास मीन 100 था, तो इससे बिलो जितना भी एरिया रीजन बाउंड हो रहा है ये असल में एरिया अंडर द कर्व होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी इस बात की 0.9192। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के बाद एक डी पार्ट देखिए, इसमें ये कह रहा है कि द पॉइंट दैट हैज 80% of the area below it, 80% of the area below it। 80% एरिया कहाँ उससे बिलो जो लाई कर रहा है उसकी जो है वो कैलकुलेशन आपने करनी है। अब देखिए पहला काम आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे, आप ये कहेंगे 80% का मतलब बेसिकली क्या है, 0.8। ठीक है, 0.8 है। तो अब मैं ये कहता हूँ, देखो किस तरह सॉल्व करूँगा उसको। मैं कहूँगा लेट के बी द पॉइंट, के वो पॉइंट है, लेट के बी द पॉइंट that has 80% of the area below it as, ये इस तरह डिफाइन करूंगा। ठीक है, और ये कहूँगा ये म्यू 100 है, इस पॉइंट को हमने के ले लिया। 80% ऑफ द एरिया को मैंने खुद ही मान लिया कि ये वाला एरिया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है 20% इससे बाहर का एरिया होगा। ये वाला पूरा जो है ये 80% रीजन होगा। ये मैंने एक अजम्पशन तो नहीं कहेंगे, इस गिवन वैल्यूज को देखते हुए
मैंने ये पूरा रीजन बाउंड कर दिया। अच्छा अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। के तो मैंने वो पॉइंट मान लिया ना, के मैंने वो पॉइंट मान लिया, तो अब मैं ये कहूँगा कि यार पी पी ऑफ z इज लेस देन पॉइंट, तो मुझे पता नहीं है वो के अंदर इन टर्म्स है, तो k माइनस ऑफ मीन, मीन का मतलब 100 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 5। तो ये जब मैं करूँगा तो जो इसकी परसेंटेज आ रही है वो कितनी है 0.80, 80% एरिया आ रहा है, तो 80% का मतलब 0.8, ठीक है 0.80। तो अब ये जो 0.80 है यानी बेसिकली एक तरह से प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जब ये प्रोबेबिलिटी 0.8 की जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो नॉर्मल टेबल से जब देखूंगा, नॉर्मल टेबल से, ठीक है, तो फिर मैं ये कहूंगा ना कि बेसिकली के एक तरह से ये हो रहा है कि के माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.8 के 84 के बराबर हो गया। ये मैंने कहाँ से देखा, ये जेड टेबल से देख लिया मैंने, ठीक है, जेड टेबल से देख लिए 0.84। तो बस अब सिंपल हो गया। सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो 0.8 है ये प्रोबेबिलिटी है और आपने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जी वैल्यू निकाली है ना? जी 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 जी, ठीक वो है 84 आ रही है, 0.84 आ रही है। तो k माइनस ऑफ 100, k माइनस ऑफ 100 दैट इज 0.84 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड k इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ऑफ 100। द फाइनल वैल्यू इज, फाइनल वैल्यू आपके पास k की आ गई, ये है 0 सॉरी k आ गई 104.2, 104.2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब एक और पार्ट देखो, ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कह रहा है, ई पार्ट में ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी द टू पॉइंट्स कंटेनिंग द मिडिल 75% ऑफ द एरिया, कंटेनिंग द मिडिल 75% ऑफ द एरिया। लेट सपोज ये है एक 2 पॉइंट होंगे K1 और K2, लेट सपोज, और ये मिडिल का जो 75% एरिया है ना वो इसके अंदर लाई कर रहा है। अब जरा सा ना वो वाली फिगर्स थी ना जब मैंने, जो आज के लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैंने बताई थी कि कितने परसेंट रीजन जो है वो बाउंड होगा, उसको जरा जहन में लाना। तो बेसिकली ये 75% का मतलब बेसिकली 0.75 है, तो तुम ये कह सकते हो कि यार ये पूरी वैल्यू 0.75 होगी, ठीक है। तो इसमें जो 0.75 अगर हम देखें तो अब मैं ये कहता हूँ कि यार इस ये वाला एरिया, ये मुझे ये और ये वाला एरिया, ये अगर मैं निकाल दूँ, ये अगर मैं निकाल दूँ तो मुझे ये बीच का रीजन पता चल जाएगा पूरा। तो आपने ये कहा कि यार अच्छा फिर एक काम ये करते हैं कि मैं यूँ करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन k1, लेस देन k1, ठीक है, ये वाला नहीं। तो x इज लेस देन k1, ये अगर मैं बताऊं तो वो कितनी है 0.125%। क्यों 0.125%, ये समझे आप मेरी बात। देखिए क्योंकि शायद 75, दोनों साइड मिला के हाँ 75% एरिया तो बाउंड हो गया अंदर, ये वाला, ठीक है। अब बचा 25%, 25% का मतलब राइट साइड पर 12.5% जा रहा होगा, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे कितना 12.5% जा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% को हम क्या कह सकते हैं 0.125 कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन k1 दैट इज इक्वल टू 0.125। अब मैंने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन k1 का मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज k1 माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 0.125। अब ये प्रोबेबिलिटी तो गिवन है मेरे पास ये वाली, इसको मैं z टेबल से देख लेता हूँ। जब मैं z टेबल से देखूंगा 0.125 को तो ये वैल्यू आ रही होगी मेरे पास -1.15, -1.15, और ये बन जाएगा k1 माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 5। तो दैट इज k1 की जो वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई, मल्टीप्लाई होने के बाद और प्लस होने के बाद, तो k1 की वैल्यू आ गई 94.25, ठीक है, ये पॉइंट होगा, यानी ये k1 94.25 होगा मीन से इस तरफ। और अब मैं k2 की वैल्यू मालूम करूंगा इन अ सिमिलर मैनर। तो मैं इन अ सिमिलर मैनर मालूम करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ k, इसको इस तरह कहूंगा x इज ग्रेटर देन, ठीक है, x इज, ये इसको इस तरह कर लेते हैं, ये मैं सिंपल बताऊं,
probability of x is less than k2 is equal to 1 minus probability of x is greater than k2। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये मैंने जब कैलकुलेट की थी जेड टेबल से, तो ये आ रही थी 0.125। तो 1 माइनस 0.125 दैट इज इक्वल टू 0.875। हाँ बोलो। सर प्रोबेबिलिटी ये आपने 1 माइनस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k2 क्यों लिखा है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन k2 होगा ना? x इज क्या लेस देन, हाँ लेस देन। ठीक है। तो अब जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये जनाब आपके पास आ गया 0.875 और k2 माइनस ऑफ 100 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो k2 माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.875। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और k2 की वैल्यू आ जाएगी। तो k2 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की 105.75 जेड टेबल से देखिए। इसको हम ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस अब आपने हाँ x इज ग्रेटर देन k2 आपने सही लिखा था सर, आपने सही लिखा हुआ था ग्रेटर देन k2। वो सही था, सही लिखा। ये x इज लेस देन k2 है तो ये तो ग्रेटर देन ही होगा। सही तो लिखा था मैंने ये। जी सर सही लिखा था। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, इसके साथ ही हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो गया। हाँ, अब ईमानदारी की बात बताऊं, मेरा है सर ग्रेटर देन वाला क्यों होगा? हमें लेस देन k2 कैलकुलेट करनी थी ना। तो वो तो डायरेक्ट हम लोग उससे उल्टा रीड कर सकते थे। वो भी कर सकते थे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे भी कैलकुलेट हो जाएगा। सर k1 जो है उसकी वैल्यू वो मतलब उसकी 12.5% होगा ना उससे नीचे, और हाँ उससे नीचे 12.5% होगा। k2 से ऊपर 12.5 होगा, है ना सर? हाँ सर तो k2 को हम x इज लेस देन k2 की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो हमारे पास 75% से नीचे वाला एरिया आ जाएगा। फिर उसको 1 से माइनस करेंगे ना तो वो लेस देन का साइन ही आएगा ना उसमें। सर ग्रेटर देन का क्यों आएगा सर? एक दफा और इसको वेरीफाई कर लूं। वन माइनस ग्रेटर देन की बजाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन k2। x इज लेस देन k2 नहीं बेटा, ग्रेटर देन के साइन आएगा। देखो सर अगर ग्रेटर देन का आ रहा है तो फिर तो वो तो पहले इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा ना। एक मिनट, देखो k2 पॉइंट है कौन सा? k2 ये है ना। जी जी ठीक है। अब मुझे ये मालूम करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज क्या कहा था उसने क्वेश्चन के अंदर? सर मैं समझ आ गया समझ आ गया। सर असल में मैं इस तरह कर रहा था कि मैं 1 माइनस पी ऑफ x इज लेस देन k2 निकालता, दोनों को ऐड करके और फिर टोटल हाँ, उससे 1 से माइनस। हाँ 1 में से माइनस कर देते, ये भी कर सकते थे तो लेंथी हो जाएगा ना। ये वाला कर लो, ये ज्यादा आसान है। ठीक है सर। हाँ ये सही है सर बट अगर हम लोग दोनों वाले से साइमल्टेनियसली करके करें मसला तो नहीं है ना? कोई मसला नहीं है, आंसर तो नेट रिजल्ट तो सेम आ रहा है ना तुम्हारा। हाँ बट मतलब क्योंकि स्टेप्स फिर आपने उसको दो में ब्रेक किया, मैं एक ही फ्लो में कर दूंगा। अबे यार मैं कोई रट के थोड़ी बैठूंगा क्वेश्चन, मैं तो जाहिर है लॉजिक देखूंगा। भाई सर तो मार्क्स देते हैं, क्या बात करी तुमने? ठीक है, क्या कह रहे हो? ये बिलाल बड़ा चैंपियन दे देंगे। अच्छा जनाब, अब एक काम ये करते हैं कि देखिए मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। टॉपिक आपको याद करना है। अब आप प्रैक्टिस किस तरह से करना शुरू करेंगे? सर वालेकुम सलाम। हाँ बेटा बोलो। सर प्लीज इसके आंसर्स भी आप ग्रुप पर भेज दें, मैं बाद में सॉल्व करूंगी ना, तो मुझे वो चाहिए होंगे देखने के लिए कि मैंने कौन से किसके आंसर्स? ये जो अभी आपने 2 सवाल भेजे हैं ना ग्रुप पर, इन दोनों के आंसर्स भी प्लीज। ये तो मेरे हैंडआउट तो एलएमएस से जाके अब डाउनलोड करना, उसमें सारा सॉल्यूशन मौजूद है आंसर के साथ। सॉल्यूशन? अच्छा ठीक है सही है, थैंक यू। नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ क्या करोगे। मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। लिख के बताऊं या डायरेक्ट बता दूं? मुंह से बता दूं, जबानी बता दूं? लिख के बता दें सर। ग्रुप पे लिख दीजिएगा, अभी भी बता दें मुझसे।
मीन, हाँ मैं बता देता हूँ। मीन मीडियन मॉड वेरिएंस, मीन मीडियन मॉड परसेंटाइल क्वार्टाइल्स डिसाइल, बस यहाँ तो लाके रोक दोगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद मूवमेंट्स पे जाओगे, मूवमेंट्स और कर्टोसिस। मूवमेंट्स में फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट और कर्टोसिस वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आ गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको छोड़ देना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आ गए तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के ऊपर। तो 2 टॉपिक हो गए, यानी सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के बाद प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था, उसको लेफ्ट कर देना, यानी वो हमने खत्म कर दिया। फिर आ जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर और बेस थ्योरम के ऊपर, दोनों को अटेम्प्ट कर लेना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बाद प्रोबेबिलिटी में एंटर हो जाओगे, प्रोबेबिलिटी आई मीन डिस्ट्रीब्यूशंस में। पहली डिस्ट्रीब्यूशन, पहला काम करना बर्नौली ट्रायल्स का। बर्नौली ट्रायल बेसिकली उससे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तुम अटेम्प्ट करोगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट, खत्म, बस यही है कोर्स, यही है कोर्स। इसको अच्छे तरीके से मैं अगर बता रहा हूँ, मेरे हैंडआउट भी जो मैंने अपलोड किए हुए हैं LMS पे, अगर उनसे भी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आई अश्योर यू कि तुम लोगों को पेपर में कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, बहुत इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो इंशाल्लाह, ठीक है। सर इसके क्वेश्चन किधर हैं? इसके क्वेश्चन LMS पर भी हैं, जो मेरे हैंडआउट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एक फाइल पड़ी हुई है ना LMS पर, उसके अंदर भी। ओह ओके ओके। सर टाइम क्या टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स में ही होगा? हाँ 3 आवर्स का होगा, लेकिन पेपर ऐसा बनाऊंगा जो 2.5 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सर अभी आपने टॉपिक्स बताए वो रिपीट कर सकते हैं? अबे यार अब रिकॉर्डिंग सुन लेना, अभी रिपीट किए, गले में दर्द हो रहा है मेरे अब। सर ऐसे 20 MCQs आएंगे और क्वेश्चंस जो मॉक में आया था सेम वैसे ही होगा? 25 MCQs। हाँ 25 MCQs। हाँ और 25 बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। जी जो आपने लिस्ट बताई है ना, इसको टाइप करके जरा वो बस ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, एक बात तो आसानी हो जाएगी सर। चलो सही है सर। लेक्चर एंड हो गया? खत्म हो गई ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बस खत्म आज कंप्लीट। नहीं मतलब अब स्टैट्स बिल्कुल खत्म या और क्लासेस होंगी अभी? लेनी है और क्लासेस? मैं आपसे पूछ रहा सर, अगर आपने कैलकुलस कह दिया तो हमें तो लेना पड़ेगा ना। अरे बेटा मैंने अभी शुरुआत यहीं से की थी ना लेक्चर की, कि टुडे इज द लास्ट क्लास। ओके सर ओके। कोर्स कंप्लीट हो गया सर वो बेचारे को यकीन नहीं आ रहा, उसको इतना प्यार है स्टैट से। स्टैट से ज्यादा मुझसे प्यार। मैं अभी प्यार दिखाऊंगा। नहीं टेंशन न ले आप। स्टैट से ज्यादा उसको मुझसे प्यार है। ये सर मैं आ रहा हूँ आपके पास एग्जाम्स के बाद। मैंने तो कब की मैंने ये बात कही है, मोस्ट वेलकम, मेन कैंपस आए, सामने मेरा घर है, आ जाए घर पे। सर वो हो गया स्टाफ कॉलोनी कॉलेज अलजेब्रा की क्लास हम लोग वहीं लेते हैं। कौन सी क्लास? कल आपने अलजेब्रा की एक्स्ट्रा क्लास रखी है ना? हाँ वो वहीं पे लेते हैं फिर आपके ऑफिस में। अभी तो तुम्हें IBA में घुसने नहीं देंगे ना, मसला ये है। सर हम होकर आए, ऐसी क्या बात है? अच्छा हाँ, नहीं आजकल वैसे थोड़ा सा उन्होंने लीनियंसी दिखाई है, बस यार ये अल्लाह ताला हमें इस चीज से निकाल ले, बड़ा डिफिकल्ट हो गया यार, बहुत मुश्किल में आ गया। मुझे तो लग रहा है दूसरा सेमेस्टर भी ऑनलाइन होगा। सर कोई वेटिंग रूम में वो कह रही लेट मी इन। कौन कह रहा है? सर नूर कह रही है लेट मी इन, वेटिंग रूम में वो। बड़ी जल्दी आ गई नूर, लेकिन मैंने तो इनेबल किया हुआ, डिसेबल किया हुआ वेटिंग रूम। सर अपना दीदार करा दें सर, स्क्रीन को तो बंद अबे करें। यार वो मेरी स्क्रीन जो है ना, वो है क्या नाम है, अपना कैमरा खराब हुआ है मेरा। आएगी ना, देख लेंगे सर हम। नूर को हाँ सर बस आखिरी क्लास से दिखा दें, क्या जा रहा है। नहीं बेटा वो कैमरा खराब है, वरना मैं अपनी वो हमारा मसला है। खूबसूरत शक्ल में दिखाने, मैं दिखा देता हूँ, खोल देता हूँ। नहीं सर आप दिखाएं हमें। सर आप बस स्क्रीन शेयर बंद कर देना इसके, अब क्लास खत्म ना, थोड़ी देर गप्पे लगाते हैं। स्क्रीन शेयर बंद कर दें सर।
सर आपको कुछ दिखाना है हमने, आप स्क्रीन शेयर बंद करें। सर बस आप स्क्रीन शेयर बंद करें, आपके लिए बस 2 मिनट आपकी बस अटेंशन चाहिए होगी। कैसे बंद करेंगे? हो तो गई ना स्क्रीन शेयर। नहीं बंद कर दे, स्क्रीन शेयर बंद कर दे। अच्छा हाँ बस अब सही है, अब सही है, अब सही है। सर बस आपको हमने क्या कहते हैं, आपके लिए बस छोटी सी हमने चीज तैयार की थी, लाइक आपकी पूरी मेहनत के बराबर तो नहीं है वो, बट whatever you did for us during the semester, we really appreciate that sir, and the way you taught us और आपके assignments वगैरह, they really ना आप मतलब हमारा ख्याल रखे सब कुछ कर रहे होते, this is just a small gesture from us. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर मैंने तो लिखे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बताएं आ रहा है? आपका शुक्रिया, थैंक यू। तो अड्डे आसान शुक्रिया। सर ये नजर आ रहा है देखें। हाँ, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख। थैंक यू सर आपका, लेकिन टेंशन नहीं ले, हम कहीं नहीं जा रहे, ये तो बस एक फर्स्ट सेमेस्टर का फेयरवेल दे रहे हैं आपको। अच्छा तो अपने अकाउंट भी पढ़ाना है सर, हम तो कैलकुलस हमारा बस चले तो कैलकुलस फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा दे सर। यार देखो असल में लिमिटेशन पिक्चर खींची है ना, तो आप लोग सब अपने अपने घरों पर हैं इस वक्त। जी सर। नहीं सर, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है, और बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने इस तरीके से मतलब एक गुड वो दिया, अपनी विशेष का इजहार किया, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, दोनों स्लॉट्स को बहुत एंजॉय किया मैंने। और थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबके साथ दोनों स्लॉट्स में से बेहतर कौन से थे? अभी ये एंड कर दें, ये आपने जो अभी एंड वाले ना है, तो आप थोड़ा सा जनरल बताएं। वेडनेसडे वाले स्लॉट खत्म हो गई ना बात। मंडे वेडनेसडे वाली स्लॉट के अंदर चूंकि स्टूडेंट कम थे, जरा बिलाल वगैरह उसके अंदर काफी अच्छा पार्टिसिपेट करते थे। बिलाल वैसे भी मतलब बड़ा हंसी मजाक करने वाला बच्चा है, लेकिन ट्यूसडे थर्सडे वाली स्लॉट ओवरऑल बड़ी शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सर। एक अकेला और बाकी बहुत कर रहे हैं सर, आप लेवल ले रहे हैं, आप ऊपर से आ रहे हैं सर। सर मैं एक और वो सारे, तो ये रहा। बाकी आप सारे स्टूडेंट्स को मेरी एक वो है कि फर्स्ट सेमेस्टर चलो आप लोग बिलाल सर के लिए गाना गा दो, अब सर के लिए गाना गा दो। तो इसमें ये था कि स्टैट्स चूंकि मैंने पढ़ाई, और आप यकीन करेंगे कि मैंने ये पहली बार स्टैट्स पढ़ाई थी, इससे पहले मैंने स्टैट्स कभी नहीं पढ़ाई। और सर बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है सर। ये फ्रेशियस को तजर्बों के लिए रखा हुआ है, ये तो ये तजुर्बा फिर भी सही था। नहीं ये तजुर्बा फिर भी सही था। अरे बात तजुर्बों की नहीं है, बात है कि आप हमको कैलकुलस भी आप ही पढ़ाना। मेरी स्पेशलिटी है कैलकुलस ना, कैलकुलस मैं पढ़ा रहा था, हमेशा से कैलकुलस पढ़ाता था, कैल 1 कैल 2 और इस तरह के सब्जेक्ट। तो इस दफा क्या हुआ कि कैलकुलस तो मैंने भी पढ़ा आपसे भी। तुमने पढ़ा? आपके नोट्स जो दिए थे सर, आपने नोट्स जो दिए थे सर। अच्छा। तो वो बहरहाल मैंने जो है वो इस दफा उन्होंने कहा कि यार स्टैट्स के कुछ इश्यूज है, बच्चे जो है वो परेशान रहते हैं स्टैट्स की वजह से, तो तुम पढ़ाओ इसको। तो पढ़ाया तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब वो अंदाजा हो गया उनको, तो उन्होंने इस दफा भी इस सेमेस्टर में मुझे कैलकुलस दे स्टैट्स ही दे दिया। बस हम आपके गुडविल एम्बेसडर बन गए हैं, आप समझे। बड़ा अच्छा लगा। चले भाई, अब ऐसा है कि आप लोगों के सारे ग्रुप्स तो मेरे पास बने हुए होंगे, तो मैं वो टाइम टू टाइम चीज़ें इन्फॉर्म करता रहूँगा आपको। पेपर के बाद इंशाल्लाह लजीज जब मेन कैंपस रिज्यूम होगा, तो इंशाल्लाह कोई मुलाकात भी रखेंगे और ज़रा एक गपशप लगाएंगे बैठ के आप लोगों के साथ। नाश्ते पे चलते हैं सर, नाश्ते पे चलते हैं सर। आप लोगों को एक मेरी तरफ से वो है, मेरा नंबर सब लोगों के पास है, और मेरी ईमेल आईडी वगैरह, ईमेल एड्रेस भी होगा सबके पास ना। तो आप लोगों ने अभी 4 साल गुजारने इस कैंपस में ना इंशाल्लाह। तो इस 4 साल के दौरान हमारी जिंदगी रही, अल्लाह ताला आपके साथ ताल्लुक हम बरकरार रखेंगे। कोई भी एडवाइस चाहिए हो, किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, कोई भी मामला हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम और डिस्कस कर। मैं तो आ जाऊंगा डायरेक्ट सर, मेन में ही तो रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। हां सर, C55 ओके सर, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। परफेक्ट। ठीक है,
चले जनाब, अब इंशाल्लाह गपशप रहेगी ग्रुप के ऊपर। अब जरा दूसरी क्लास का टाइम हो रहेगा तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है सर बस अब आपको रमशा नहीं निकालेगी, अब आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अब आप जोक करें जोक। हाँ थैंक यू यार। और आप लोगों ने ये जो आज किया, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बस सर ये सही तो बहुत छोटी चीज थी आपने जो आपने किया हमारे लिए उसके मुकाबले सर में तो कुछ एग्जैक्टली, थैंक यू सामने तो कुछ भी नहीं था ये। बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर देखिए हम मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, बट वी विल गिव यू द वैल्यू यू डिजर्व। नॉट हाँ क्या बात कर दी भाई, बात अरे भाई ठीक ये है भाई चीज ही हो रहे हैं यार, ये टीचर्स के ऊपर नहीं करते। खैर सर साकिब पे सब चलता है भाई, सर साकिब पे सब चलता है। चलो भाई ठीक चलो है, यार। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।